नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो बुद्ध कथाएं। अब तक कहानी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि राजा मिलिंद एक एक करके विचारकों से सवाल पूछ रहा था। कोई भी उसके प्रश्नों को पूरी तरह संभाल नहीं पा रहा था। अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। कहा गया है कि आयुष्मान अजगुत ने अपनी देवी श्रवण शक्ति से राजा मिलिंद की बातें सुनी। यहाँ रुकते हैं। अगर इसे चमत्कार मान लिया जाए तो कहानी रहस्य बन जाएगी, लेकिन इसे ऐसे भी समझा जा सकता है, राजा मिलिंद के प्रश्न सिर्फ दरबार तक सीमित नहीं रहे थे, उनकी चर्चा फैल चुकी थी। जब कोई शक्तिशाली राजा खुले में तर्क करता है तो उसकी बात दूर तक जाती है। आज हम इसे कहेंगे प्रभाव, प्रतिष्ठा और चर्चा। उस समय इसे कहा गया देवी श्रवण शक्ति। नाम अलग है, घटना वही। अजगुत ने युगंधर पर्वत पर भिक्षु संघ की बैठक बुलाई। उन्होंने पूछा, क्या कोई ऐसा भिक्षु है जो राजा मिलिंद से बात कर सके और उसकी शंकाएं दूर कर सके? एक बार पूछा गया, सब चुप। दूसरी बार पूछा गया, फिर भी चुप। तीसरी बार पूछा गया, फिर भी कोई आगे नहीं आया। ये मौन डर का नहीं था, ये गंभीरता का था, क्योंकि सामने साधारण प्रश्न नहीं थे। राजा मिलिंद तर्क में तेज था, और अगर उत्तर कमजोर हुआ तो भ्रम और बढ़ सकता था। आज भी ऐसा ही होता है। जब कोई कठिन वैज्ञानिक बहस होती है तो हर विशेषज्ञ तुरंत मंच पर नहीं आता, क्योंकि सार्वजनिक जवाब सिर्फ ज्ञान नहीं, संतुलन भी मांगता है। तब अजगुत ने कहा, तावतिंस लोक में केतुमती नाम के स्थान पर महासेन नाम का एक देवपुत्र है। वही इस कार्य के लिए समर्थ है। अब देवपुत्र शब्द को समझते हैं। क्या सच में कोई स्वर्ग से उतरने वाला है, या ये एक प्रतीक है? प्राचीन ग्रंथों में असाधारण क्षमता वाले मन को देवता जैसा कहा जाता था। आज हम कहेंगे उच्च स्तर की समझ, गहरी तर्क शक्ति, स्थिर और साफ बुद्धि। देवपुत्र एक मानसिक अवस्था का भी संकेत हो सकता है। भिक्षु संघ वहां पहुंचा। देवाधिपति शक्र ने उनका स्वागत किया। शक्र ने पूछा, मैं क्या सेवा कर सकता हूं? ये दृश्य भी प्रतीकात्मक है। जब विचार पर संकट आता है तो व्यवस्था और शक्ति भी उसकी रक्षा में खड़ी हो सकती है। अजगुत ने कहा, सागल नगर का राजा मिलिंद वाद में अद्वितीय है। वो भिक्षुओं से कठिन प्रश्न पूछता है। कोई चाहिए जो उसकी शंकाएं दूर कर सके। ध्यान दो, यहाँ राजा को बुरा नहीं कहा गया, उसे प्रश्नकर्ता कहा गया है। सवाल पूछना गलत नहीं होता, लेकिन सवाल का जवाब मजबूत होना चाहिए। अब महासेन से कहा गया, आप मनुष्य लोक में जन्म ले और इस स्थिति को संभाले। महासेन ने मना कर दिया। उसने कहा, मनुष्य जीवन झंझटों से भरा है। मैं यहाँ शांत हूँ, यहीं से आगे बढ़ जाऊंगा। ये उत्तर बहुत मानवीय है। अगर कोई गहरी साधना में हो तो वो क्यों चाहेगा कि बहस और चुनौती में उतरे? आज भी सोचो, कोई विद्वान शांत जीवन जी सकता है, लेकिन सार्वजनिक बहस में उतरना हर किसी को पसंद नहीं होता। दूसरी और तीसरी बार भी महासेन ने मना किया। तब अजगुत ने कहा, पूरे लोक में खोजने पर भी आपके अलावा कोई नहीं जो राजा मिलिंद के तर्कों को संभाल सके। यहाँ शासन की रक्षा का अर्थ संस्था बचाना नहीं है, ये उस पद्धति की रक्षा है जिससे सत्य समझाया गया था। अगर तर्क गलत दिशा में जाए तो सही समझ कमजोर हो जाती है। ये सुनकर महासेन बदल गया। क्यों? क्योंकि कभी कभी योग्यता का अर्थ जिम्मेदारी होता है। और उसने कहा, ठीक है, मैं मनुष्य लोक में जन्म लूंगा। अब यहाँ जन्म को भी समझना जरूरी है। अगर इसे आत्मा का ट्रांसफर मान लिया जाए तो कहानी अलौकिक हो जाएगी, लेकिन बौद्ध सोच में जन्म अक्सर एक निरंतरता है, चेतना की धारा। जैसे एक विचार एक मन से दूसरे मन में चलता है, जैसे एक गुरु की पद्धति शिष्य में जीवित रहती है। शरीर बदल सकता है, लेकिन समझ की धारा जारी रह सकती है। इसे प्राचीन भाषा में जन्म कहा गया। आज हम कहेंगे मानसिक निरंतरता, चेतना की धारा, विचार की
कंटिन्यूटी। संघ चिंतित है, योग्य व्यक्ति की खोज हुई। उसने पहले मना किया, फिर जिम्मेदारी स्वीकार की। अभी नागसेन का जन्म नहीं हुआ, अभी बहस शुरू नहीं हुई, लेकिन मंच तैयार हो चुका है। अब आगे कहानी मनुष्य लोक में उस चेतना के प्रवेश की ओर बढ़ेगी। मनुष्य लोक में जन्म असल में क्या? अगर हम इसे ऐसे समझें कि कोई आत्मा ऊपर से नीचे आ रही है तो कहानी रहस्य बन जाएगी। लेकिन बौद्ध दर्शन में जन्म का अर्थ हमेशा एक स्थायी आत्मा का आना जाना नहीं होता। वहाँ जन्म एक प्रक्रिया है। आज न्यूरोसाइंस हमें बताती है हमारा व्यक्तित्व कोई स्थिर मैं नहीं है। ये आदतों, स्मृतियों और प्रतिक्रियाओं का समूह है। ये समूह बदलता भी है और चलता भी रहता है। अब सोचो, अगर किसी ने गहरी साधना, तेज तर्क शक्ति और स्पष्ट सोच विकसित की है तो क्या वो समझ अचानक शून्य हो जाती है, या वो किसी नई परिस्थिति में फिर से रूप ले सकती है? जन्म यहाँ एक चेतना की धारा का नया रूप लेना भी हो सकता है। जैसे एक नदी पहाड़ से निकलती है, मैदान में पहुंचकर रूप बदलती है, लेकिन पानी वही रहता है, नाम बदलता है, धारा वही। महासेन ने पहले मना किया, फिर स्वीकार किया। ये बदलाव क्यों आया? क्योंकि इंसान, या कहे कोई भी सचेत मन, तभी बदलता है जब उसे अपनी भूमिका समझ आती है। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं पर्पस शिफ्ट, यानी उद्देश्य का बदलना। जब तक बात निजी मुक्ति की थी, महासेन शांत था, लेकिन जब बात सामूहिक जिम्मेदारी की आई तो उसका निर्णय बदल गया। ये बहुत मानवीय है। आज भी देखो, कोई व्यक्ति अकेले सुखी रह सकता है, लेकिन अगर उसे लगे कि उसकी क्षमता समाज के काम आ सकती है तो वो आगे आता है। कथा कहती है, काम पूरा कर वे भिक्षु देवलोक से लौटे और हिमालय के रक्षित क्षेत्र में प्रकट हुए। अब यहाँ भी अंतर्धान शब्द आता है। इसे भी चमत्कार की तरह लेना आसान है, लेकिन इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जब निर्णय हो जाता है तो चर्चा खत्म होती है, अब तैयारी शुरू होती है। ये एक प्रतीकात्मक भाषा है। अब तक की कहानी में 3 बड़ी बातें साफ हो चुकी हैं। 1, प्रश्न शक्तिशाली हैं। 2, हर कोई उनका उत्तर नहीं दे सकता। 3, जवाब देने के लिए केवल ज्ञान नहीं, संतुलन चाहिए। यही वो जगह है जहां नागसेन का प्रवेश होने वाला है, लेकिन अभी नहीं। पहले ये समझो, ये कहानी धर्म की रक्षा की नहीं, तर्क की रक्षा की है। अगर कोई व्यक्ति गलत आधार पर तर्क करे तो सच भी कमजोर दिख सकता है। इसलिए जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति स्पष्ट और स्थिर हो। अब तुम सोच रहे होगे, ये सब तो कथा है, विज्ञान कहाँ है? विज्ञान यहाँ है, निर्णय की मनोविज्ञान में, जिम्मेदारी की समझ में, व्यक्तित्व की निरंतरता में और विचार की रक्षा में। जब कोई समाज तर्क को महत्व देता है तो वो उस व्यक्ति को आगे करता है जो सबसे स्थिर और सक्षम हो। ये किसी धर्म की नहीं, मानव व्यवहार की बात है। अब अगला चरण होगा मनुष्य लोक में वो जन्म जिसे हम नागसेन की रूप में जानेंगे। लेकिन याद रखना, ये कोई जादुई अवतार नहीं है। ये एक ऐसी चेतना है जो तैयारी के साथ सवालों का सामना करेगी, और यहीं से मिलिंद और नागसेन की असली बातचीत शुरू होगी। अब तुमसे एक सवाल, अगर तुम उस समय होते और देखते कि राजा के सवालों से लोग उलझ रहे हैं, तो तुम क्या करते? चुप रहते या तैयारी करके आगे आते? क्योंकि यही असली बात है। कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारे अंदर की स्थिति भी है। जब कोई कठिन सवाल हमारी सोच को चुनौती देता है तो हम क्या करते हैं? भागते हैं या स्पष्ट होकर जवाब खोजते हैं? पूरन कसप मखली गोसाल, कई मौन चेहरे संग की चिंता। महासेन का निर्णय। अभी तक नागसेन मंच पर नहीं आए हैं, लेकिन अब सब कुछ तैयार है। अगला कदम उनका प्रवेश होगा। अगर तुम्हें ये तरीका पसंद आया, जहां हम कथा को अंधविश्वास की तरह नहीं, समझ की तरह देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि ऐसी सोच और लोगों तक पहुंचे। इसे शेयर करो उस दोस्त के साथ जो सवाल पूछने से नहीं डरता, और बुद्धा कथाएं को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, हम सोच को साफ करते हैं। अगर तुम इस पूरी श्रृंखला का लिखित रूप पढ़ना चाहते हो
तो हमारी वेबसाइट पर जरूर जाओ decodedbuddha.com और रोज़ छोटे छोटे विचारों के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करो @decodedbuddha। अगले एपिसोड में हम नागसेन के जन्म और तैयारी को देखेंगे और कहानी असली संवाद की तरफ बढ़ेगी। तैयार रहना, क्योंकि असली प्रश्न अब शुरू होंगे।